आगे शुरू। आगे आ जाओ, पेज नंबर 45। रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं हम। ब्रीदिंग में सिर्फ O2 और CO2 एक्सचेंज होता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। मार्क करो बोल्ड लाइन। एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट मैन इज एट रेस्ट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स में 15 से 18 बार हम ब्रीथ करते हैं जब हम नॉर्मल बैठे हुए हैं। 15 से 18 बार। एक ब्रीथ क्या होता है? एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन। नीचे, रैपिड ब्रीदिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग फिजिकल। जब हमको फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है तो रैपिड ब्रीदिंग होती है ताकि एनर्जी ज़्यादा मिल सके, ज़्यादा O2 ज़्यादा ग्लूकोज को ब्रेक करेगा। अब जो हमने ब्रीदिंग करी उसमें O2 तो हमने इनहेल किया, वो O2 कहाँ तक जाता है? सेल्स तक। कौन लेके जाता है सेल्स तक? ब्लड। ब्लड के अंदर कौन लेके जाता है? ब्लड के अंदर 4 पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से एक पार्टिकल है हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स में होता है। वो लेके जाता है O2 को, वो कैरियर है O2 का, वो CO2 का नहीं है। लेकिन CO2 का कौन है? व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा। 4 अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। तो O2 कौन कैरी करता है ब्लड के अंदर? ये MCQ है जी आपका, ठीक है, अभी मैं मार्क कराऊंगा। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन, तो आंसर हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। वो सिर्फ O2, उसकी दोस्ती बड़ी है O2 से। जैसे O2 इनहेल करते हैं, वो ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स होते होते एल्वियोली तक जाएगा, एल्वियोली से निकल के कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से जैसे वेन्स में जाएगा ब्लड को पकड़ लेगा। ब्लड ने फटाफट देखा ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसने इमीडिएटली देखा यार O2 हमारा दोस्त है, उसको पकड़ लेगा, हर सेल तक पहुंचाएगा। बहुत पक्की आ रही है उनकी। लेकिन एक और गैस है जिससे हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा पक्की आ रही है, और जब वो वाली गैस मिल जाती है तो O2 को भी भूल जाता है। हर एक का एक पक्का दोस्त होता है, लेकिन एक गहरा दोस्त होता है। जो बेस्ट फ्रेंड से बेस्टेस्ट फ्रेंड मिल जाता है ना, तो बेस्ट फ्रेंड को भूल जाते हैं हम लोग। थोड़े दिन के लिए वो आता है छुट्टियों में, फिर हम अपने बेस्ट फ्रेंड इग्नोर मार देते हैं। तो O2 से तो बहुत प्यार है, उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत है एक और गैस है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस निकलती कहां से है, हमारे अंदर जाती कैसे है? उसमें CO2 निकलती है। कैसे? सही बोल रहा है, लेकिन पूरा बता रहे से। कोई भी चीज को जलाओ तो कौन सी गैस निकलती है? अगर मैं कोई भी चीज रोड पर जलाऊंगा तो गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हर चीज में क्या होता है? कार्बन, और ऑक्सीजन एयर से मिल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वही चीज मैं इस बंद कमरे में जलाऊंगा दरवाजे बंद करके, तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन तो उसमें है लेकिन ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं। रोड पे पूरी सप्लाई है, एटमॉस्फेयर पूरी सप्लाई है, पर बंद कमरे में पूरी सप्लाई नहीं है। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बनती कार्बन मोनोऑक्साइड। O एक ही है इसमें। ये बड़ी खतरनाक गैस है, CO2 से ज्यादा खतरनाक। ये अगर हम इस कमरे में बैठे हो, कुछ जल रहा है, तो जो धुआं होता है, आपको पता है कि ट्रेन में आग लगे, घर में आग लगे, लोग आग से नहीं मरते, धुएं से मरते हैं। क्योंकि वो धुएं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स में, माउथ में जाती है, हमारे फेफड़ों तक जाती है, लंग्स में, एल्वियोली में जाते ही ये ब्लड में घुसेगी। जैसे ही ब्लड में जाएगी हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा इसको, बड़े टाइम बाद, बहुत सालों में मिलती है उसको। अच्छा प्यार है उससे इसका, जल्दी। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन इसको पकड़ेगा तो O2 को भूल जाएगा। जब वो खाली कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ रहा है और O2 नहीं पकड़ रहा, तो हमारे सेल्स तक क्या जा रहा है? और ये पॉइजनस, और O2 की सप्लाई खत्म, तो ब्रीदिंग रेट बंद। थोड़ी देर के बाद हम बेहोश हो जाते हैं आग लगने पे। और अगर ये लॉन्ग इनहेलेशन होती रही और हमको हॉस्पिटल या उस रूम से बाहर ना निकाला गया, तो हमारी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि हार्ट फंक्शन बंद करेगा,
फिर ब्रेन फंक्शन बंद करेगा। तो ये आपको मार्क करना है, इसमें कोई डाउट? O2 से ज्यादा कौन सी गैस प्यारी है? तो मार्क कर दो डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। जिन लोगों के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होती है, कभी टेस्ट कराया हेमोग्लोबिन का? बॉयज में 13 की रेंज होती है, 13 होना चाहिए नॉर्मल। गर्ल्स में 12, 11.5 भी नॉर्मल माना जाता है। तो कितना किसी का इससे कम निकला कभी? कभी टेस्ट कराया? नॉर्मल कोई भी टेस्ट करोगे हेमोग्लोबिन टेस्ट होता ही होता है। सबसे पहले HB टेस्ट करते हैं। अब जब भी टेस्ट हो ना, अपनी रिपोर्ट्स पढ़ना, उसमें HB लिखा होगा, कैपिटल H स्मॉल b, हेमोग्लोबिन। तो देखना कितना रेट है। बॉयज में 13 नॉर्मल होता है, 13 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हेमोग्लोबिन है, हम इजीली सांस ले पाते हैं। जिनका कम होता है 10, 9, 8.5, उनको प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी हीमोग्लोबिन कम है। तो वो O2 क्या कम लेके जा रहा है, तो बॉडी के सेल्स में ग्रोथ, वो बंदे वीक, लेजी, बुखार चढ़ते हैं जल्दी जल्दी, कोई काम करेंगे थक जाएंगे जल्दी, क्योंकि O2 जा ही नहीं रही। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? O2 जब ग्लूकोज को ब्रेक करता है। जब O2 ही हेमोग्लोबिन कम लेके जा रहे हैं, क्योंकि HB है खुद में ही कम है, तो दिक्कत होती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन reduces the oxygen carrying capacity of blood, resulting in breathing problems, tiredness and lack of energy. The person looks pale. उसकी बॉडी की स्किन ना पीली पीली काली काली हो जाती है, और जिनका HB ज्यादा होता है उनकी बॉडी की, उनके फेस, उनकी बॉडी स्किन लाल लाल सी होती है। और ये HB अगर कमी हो भी जाए तो कैसे ठीक होगी? कैसे ठीक होगी? दवाई। दवाई से तो हो ही जाएगी, नॉन नेचुरल चीज बताओ, हर चीज की दवाई नहीं ली जाती। एप्पल खाओ, बीटरूट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटरूट खाओ, अनार खाओ, ये सब चीजों से ब्लड की कमी दूर हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाती है। नॉर्मल खाओ, गाजर खाओ, क्या दिक्कत है? एंड लुक्स पेल एंड लूजेस वेट। अब आता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म whenever a fuel burns in an insufficient supply of air। सबको मिल गया? मिला नहीं? यहां से शुरू हो जा, कार्बन मोनोऑक्साइड से सप्लाई ऑफ एयर। फिर फॉर एग्जांपल इफ कोल इज बर्न्ड इन अ क्लोज्ड स्पेस देन लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। और एक लाइन छोड़ के, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अवर ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हेमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी, मतलब ज्यादा लगाव किससे है? फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। So if carbon monoxide is inhaled by a person, then this carbon monoxide binds very strongly with hemoglobin in the blood and prevents it from carrying oxygen to the brain and other parts. O2 पहुंच नहीं रही क्योंकि CO पहुंच रही है हर जगह। पूरा एंड तक मार्क कर लो। इससे होगा क्या? लॉन्ग टाइम द पर्सन becomes unconscious and can even die due to oxygen starvation. Without orange question और ग्रीन क्वेश्चन होमवर्क में है, आंसर मेरे को बुक में चाहिए ताकि एग्जाम डेज में इमीडिएटली याद हो जाए। इस चैप्टर की हम यूलेक के साथ साथ ये वाले ऑरेंज और ग्रीन क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जब भी टेस्ट होगा। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया पूरा, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन पढ़ लिया। बस दो चीजें रह गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। दोनों टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले प्लांट्स में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है भाई? जिस कारण ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आगे है, मतलब सिर्फ वैसे पूछ रहा हूं, ट्रांसपोर्ट का मतलब बता यार। है? अरे ट्रांसपोर्ट वर्ड का मतलब पूछ रहा हूं, बायो को छोड़। ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं होती, गाड़ी व्हीकल होता है। ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाना, यहां से वहां पहुंचाने को क्या बोलते हैं? डिलीवर करना, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को, और प्लांट को क्या क्या चाहिए? है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर चाहिए, और ऑक्सीजन तो उसको खुद ही बनाता है बेचारा। सनलाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये प्लांट में आती है, हमने पढ़ लिया। हर पार्ट को कैसे मिलती है वो पढ़ना है। कौन पहुंचाता है सब कुछ? जाइलम, और ये 9th में 8th में सब जगह पढ़ा है हमने।
सीधा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आ जाओ। ये फोटो बनी हुई है, फोटो के साथ में ना नीचे नीचे लिखा है लास्ट चौथी लाइन में, द प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। यहां पे देखो मिल गया सबको। द प्लांट्स हैव 2 टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो दो दो काम होंगे। जाइलम क्या क्या काम करता है? जाइलम ने 2 काम करने, क्या क्या? एक तो वाटर पहुंचाना है और एक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। ये उठाता कहां से ये चीजें? रूट्स में। तो रूट से पानी अंदर गया कैसे? रूट हेयर। प्रोसेस का नाम बताओ। नहीं, गैस जब गई थी O2 तो डिफ्यूजन था। गैसेस का एक्सचेंज क्या होता है? डिफ्यूजन। पानी का एक्सचेंज कैसे होता है? ऑस्मोसिस। कोई भी चीज, पानी हम पौधों में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी से रूट हेयर में जाते हैं, रूट हेयर में जाके ऊपर जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऊपर कैसे खींच रहा है? क्योंकि सनलाइट क्या कर रही है? एक्सेस वाटर ट्रांसपीरेशन कर रही है, एवेपोरेशन। उससे एक सक्शन पुल डेवलप होता है, जो सक्शन पुल पानी को नीचे से ऊपर खींच देता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो मतलब रात को ये नहीं होता होगा, इसलिए रात को पौधों को पानी डालने की जरूरत नहीं। दिन में डालते हैं, रात को डालोगे भी ना कोई फायदा नहीं होगा, पानी वेस्ट ही होगा। तो कभी रात को कहते हैं ना प्लांट सो गए मत हिलाओ, वाकई वो सो रहे होते हैं। क्योंकि हमारा तो रात को सोते हुए भी मैकेनिज्म चल रहा है, उनका नहीं चल रहा होता। उनका सिर्फ एक चीज चल रही है, रेस्पिरेशन चल रही है अंदर और एक्सक्रीशन चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है उनकी। आगे मार्क करो, जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम विच कैरीज फूड मटेरियल एंड which the plant makes. अब phloem also carries the hormones made by the plants in their roots and shoot tips. रूट और शूट में क्या फर्क है? सॉइल के नीचे के सारे पार्ट वो रूट में आते हैं, ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो सारा क्या है? शूट। अब जाइलम वेसल्स पे आओ, जितना मैं रीड करूंगा उतना मार्क करोगे। जाइलम वेसल्स इज अ नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। ड्रेन पाइप मतलब नाली की तरफ, जो देखो फोटो बनी हुई है, नाली की तरह चल रहा है। लॉन्ग सेल्स होते हैं क्योंकि उन्होंने सामान पहुंचाना होता है। अ जाइलम वेसल इज मेड अप ऑफ मेनी हॉलो डेड सेल्स। जो ऊपर लिखा है नॉन लिविंग है तो डेड सेल्स ही होंगे इसके अंदर। कॉल्ड वेसल एलिमेंट्स जॉइंड एंड टू एंड, ये ऐसे ज्वाइन हो रखे हैं, लंबे लंबे ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं। ये सारे नॉन लिविंग डेड सेल्स हैं, ठीक है जी। Xylem vessels run from the roots of the plant right up through the stem and reaches the leaves. रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए, शूट होता हुआ पूरा ब्रांचेस, लीव्स, टिप तक जाते हैं। मतलब ये इसकी जो मूवमेंट है वो कैसी है? अपवर्ड, ओनली अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड नहीं होगी। अगले पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन का कोने में, Xylem vessels have pits in their thick cell walls. Second last line के right corner, Xylem vessels have pits in their thick cell wall. Pits are not open pores. Pits गड्ढे की तरह होते हैं पर ये ओपन नहीं होते। Pits are thin areas of cell wall where no lignin has been deposited. आपको फोटो में दिख रही है पिट्स, ऊपर देखो Xylem vessel के कोने में पिट्स दिख रही है, गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, उसको पिट्स बोलते हैं। पिट्स हैव अनथिकन्ड सेल्यूलोज सेल वॉल। पिट्स में क्या क्या होता है? सेल्यूलोज होता है जो प्लांट्स की सेल वॉल को हार्ड करता है ताकि पानी बाहर ना जा सके, और काफी टाइम तक इनके अंदर स्टोर भी रहता है। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, उनमें या तो जाइलम वेसल करते हैं या बोथ जाइलम वेसल एंड ट्रेशाइड्स ट्रांसपोर्ट। ट्रेशाइड्स की फोटो बनी हुई है, ये भी सेम काम करते हैं जो जाइलम वेसल करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में दोनों हो सकते हैं, जाइलम वेसल या ट्रेशराइड या दोनों, लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ कौन होता है? जाइलम वेसल, ठीक है जी। अब ट्रेशराइड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। माकिया फिर 3-4 लाइनें छोड़ के, ऑल्दो ऑल द प्लांट्स हैव ट्रेशराइड्स, they are the only water conducting tissue in
अब बताओ फ्लावरिंग में कौन कौन है? या जाइलम वेसल या ट्रेशाइड, दोनों हो सकते हैं, लेकिन नॉन फ्लावरिंग में कौन है? सिर्फ ट्रेशाइड्स। ट्रेशाइड्स। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब ये होता कैसे है मैकेनिज्म? फोटो दिख रही है आपको? सबसे पहले रूट हेयर दिखा मिट्टी के अंदर। रूट हेयर से पानी ऑस्मोसिस से अंदर गया, एपिडर्मिस में पहुंचा, रूट कॉर्टेक्स में इकट्ठा हुआ, एंडोडर्मिस से टर्न हुआ, जाइलम में चला गया। मतलब डायरेक्टली रूट हेयर से जाइलम कनेक्टेड नहीं है। तो रूट हेयर और जाइलम के बीच में एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस है। ठीक है जी। जाइलम वेसल से होता हुआ, रूट जाइलम, जाइलम वेसल से होता हुआ लीव जाइलम वगैरह वगैरह करते करते ब्रांच होता होगा। ऊपर देखो ट्रांसपिरेशन भी हो रही है स्टोमेटा से, दिख रहा है? तो ट्रांसपिरेशन से की वजह से ही पानी अंदर गया। जब ट्रांसमिशन नहीं हुई, छाए आ गई, बारिश आ गई, बादल आ गए या अंधेरा हो गया, तो ट्रांसमिशन नहीं होगी, तो जाइलम वैसे पानी भी लेके ऊपर। तभी गर्मियों में रोज पानी डालना पड़ता है, सर्दियों में एक दिन छोड़ के भी डाल सकते हो, क्योंकि सर्दियों में धूप कम रहती है तो ट्रांसमिशन कम होती है, तो पानी का लॉस भी कम होता है। जब पानी लॉस कम होगा, पानी पिएगा भी कम, सक्शन पुल नहीं होगी। गर्मियों में तो दिन में 2 बार डालोगे तब भी काम कम है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा एक्सेस लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन से। अब मार्क करेंगे जी। द प्लांट्स टेक इन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व मिनरल्स। मिनरल्स कैसे जाते हैं? वो पानी के अंदर ही डिजॉल्व रहते हैं, पानी के थ्रू पहुंच जाते हैं। फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। 2 लाइनें छोड़ के, द रूट्स ऑफ अ प्लांट हैव हेयर कॉल्ड रूट हेयर्स। द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। 2 लाइनें छोड़ के, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स गेट इनटू द रूट से लेके पूरा रूट पैराग्राफ के एंड तक, रीच द रूट जाइलम तक। इसमें एपिडर्मिस भी आ गया, ऑस्मोसिस भी आ गया। अगले पैराग्राफ की सेकेंड लाइन से, सो द वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व मिनरल्स एंड फ्रॉम द रूट जाइलम, एंटर फ्रॉम द रूट जाइलम वेसल्स एंड स्टेम जाइलम वेसल्स। कर लिया? 2 लाइनें छोड़ के, इन दिस वे से लेके लास्ट तक। इसकी हाँ, तो एक आ गया ना। अब दूसरे वाले करना। ये तुमने कौन सा लिया था? फर्स्ट और सेकंड लिया, अब फर्स्ट और थर्ड ले। और जो क्वेश्चन बनेगी ना, उस बना के दिखा मेरे को। हाँ जी। वाटर ऊपर कैसे आता है? सक्शन पुल, जो किससे बनाई? ट्रांसपिरेशन से। वो मार्क करने का टाइम आ गया। द प्रेशर एट द स्टॉप ऑफ जाइलम वेसल्स, नीचे बोल्ड लाइन, इन अ प्लांट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। नीचे द कॉन्टिन्यूस इवेपोरेशन, बोल्ड लाइन मार्क कर लो, ये पुल डेवलप करती है ऊपर। ठीक है जी। पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए लगी ट्रांसपिरेशन, और स्टार्टिंग हुई ऑस्मोसिस से। तो फूड कौन पहुंचाता है? तो उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस? फूड पहुंचा रहा है, फूड की। अच्छा, इसकी मूवमेंट कैसे होती है? सिर्फ अपवर्ड। इस जाइलम की, इसकी भी अपवर्ड। इसकी मूवमेंट कैसे होती है? ये फूड पहुंचाएगा, सिर्फ फूड। और फूड बना कहां पे? तो ये तो हुआ रूट से स्टार्ट हुई और ऊपर की तरफ गई। ये कहां से स्टार्ट हो रही है? तो लीव से ऊपर भी जाएगी और लीव, तो इसकी मूवमेंट क्या है? दोनों। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? ये आपका बीक्यू मार्क करा है, तो अभी क्लियर है। इसकी मूवमेंट सिर्फ अपवर्ड है, इसकी मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, क्योंकि खाना सिर्फ एक ही जगह बनता है, किचन सेल लीव्स होते हैं। ठीक है। ऊपर मार्क करो, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, ये बीक्यू है जी आपका। अब नीचे फोटो दिख रही है फ्लोएम की, मिली? फ्लोएम का स्ट्रक्चर चेक करो। फ्लोएम के अंदर एक कंपेनियन सेल है, उसमें न्यूक्लियस भी है, और साथ में एक सेल वॉल है सपोर्टिंग, और एक सीव ट्यूब है। ठीक है जी। अब मार्क करेंगे नीचे। ठीक है, ठीक है। एक हाँ करो तुम, 1 मिनट आ रहा हूँ। ये क्या आया? अच्छा, ये ए था, तुमने बी लिख दिया गलती से, इधर लेके आया ना। -a -4 इक्वल टू, ये क्या है? 9 और 1 जैसे लग रहा है, गड़बड़ है। ठीक है। अब -a माइनस ये +9 भी करो।
इसको प्लस करो। अब माइनस ए प्लस 9b 4 है, ए की वैल्यू कितनी है, तो ये माइनस ए की जगह लिख दूंगा -5b प्लस 9b 4b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 आ जाएगा कट कटा के। समझ आया कि नहीं है? बस इसको ठीक कर और इसकी जगह -5b माइनस बचेगा, ए की जगह क्या पुट कर दिया। ठीक है, तूने भी अगर टेस्ट के क्वेश्चन दोबारा करने प्रैक्टिस कर लियो एक्स्ट्रा बैठ के। ये टेस्ट के क्वेश्चन की जो गलतियां हैं प्रैक्टिस कर लियो, आंसर की मेरे से ले ले, इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं। सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम, जिसे फ्लोएम बना हुआ है, आर लिविंग सेल्स। अच्छा, जाइलम में क्या थे, नॉन लिविंग और डेड सेल्स, ये क्या है, लिविंग सेल्स। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। विच कंटेन साइटोप्लाज्म बट नो, देखो सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म खाली जगह है। साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल्गी, प्रोटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह। ईच सीव ट्यूब हैज अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू। हाँ जी बोलो। बेड गिर गया, किलो आसपास पहले मुझे समझ नहीं आई, वापस कैसे आया वहां से। लगी है इसको। पता नहीं कहाँ लग गया। इधर कुछ होता ही नहीं है। ओए बाथरूम वाली साइड गिरा है। गिर गया, लगी हुई है दर्द में। मतलब कहाँ दर्द हो रही है इसको। तुझे नेट तो देखो कि मैं रात ऑर्डर कर दो, डोर बंद कर दो। सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम लिविंग सेल्स है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है। एक लाइन, अगली लाइन, ईच सीव ट्यूब सेल हैज अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट। अगले पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, द फूड मेड बाय द मेसोफिल सेल ऑफ अ लीफ एंटर इनटू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम। एक लाइन छोड़ के, सो वंस द फूड एंटर्स द फ्लोएम ट्यूब्स in the leaves, it is transported to all other parts of the plant by a network of phloem tubes present in all the parts of the plant like stem and roots. The translocation से लेके थर्ड लाइन में for building its part and maintaining its life. ये mesophil, sieve tube, companion cell, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करके लर्न करने हैं। इन सब में एक एमसीक्यू छुपा है। फूड बना कहाँ, आप बोलोगे से लीव्स में, कौन सेल में, मेसोफिल सेल में। स्टोमेटा सेल नहीं है, उसके अंदर गार्ड सेल होगा। गार्ड सेल सिर्फ एंट्री और एग्जिट करता है, O2 और CO2 की और पानी की ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन खाना बना कहाँ, मेसोफिल सेल में। ये एमसीक्यू हो गया आपका। तो हर लाइन में एक एमसीक्यू छुपा होता है। तुम्हें यू लाइक, तुमने लाइट की पढ़ी, तुमने देखा कैसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। जो तुम पढ़ रहे हो वो नॉलेज है, वो सेम आ भी सकता है, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड कैसे डेंस हुआ, कैसे हुआ, तो अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न तो करना ही करना है। हर लाइन में एक एमसीक्यू छुपा हुआ है, लर्न करना है। इसलिए ऑरेंज और ग्रीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सेम तो नहीं आएंगे, वो तो को पता है, पर वैसे ही आएंगे। ठीक है, आगे द मूवमेंट ऑफ, दोनों बोल्ड लाइन मार्क कर लो। अब आता है जी ब्लड। ब्लड हम, अब तो प्लांट्स का खत्म हो गया, अब ह्यूमंस का शुरू होगा। ब्लड 4 चीजों से बना है, किस किस से, क्या आ गया आंसर, B1 आ गया, ये 5 आया होगा। ब्लड के अंदर 4 चीजें होती है, सबका फंक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आता है। क्या क्या है ब्लड के अंदर, सबसे पहले प्लाज्मा है, फिर प्लेटलेट्स लास्ट में है, आरबीसी, सबसे पहले प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट ऑफ द प्लांट, वो क्या है, आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, सब कुछ मार्क करूंगा मैं। ब्लड में पानी नहीं होता, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है ब्लड। अगर ब्लड में से प्लाज्मा निकाल दो, ब्लड सूखा हुआ है, क्लॉट्स हैं उसके। जिनके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स, ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स होते हैं, प्लाज्मा खत्म हो जाता है, ब्लड जम जाता है। तो ब्लड लिक्विड किस वजह से है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम है फ्लो कराना ब्लड को। दूसरा प्लाज्मा का काम है, ये CO2 कैरी करता है। जो हमारे सेल में CO2 बनती है आफ्टर रेस्पिरेशन, O2 से क्या बनी, CO2, वो वापस हमारे माउथ तक, लंग्स के थ्रू हमारे माउथ तक कौन लेके आता है, प्लाज्मा। ठीक है जी, मार्क करो। द लिक्विड पार्ट ऑफ द प्लांट या फ्लूइड पार्ट इज ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा।
प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड, इसका कोई कलर नहीं होता। ब्लड का कलर उसकी वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से, अगर रेड ब्लड सेल्स निकाल दो तो प्लाज्मा ही रह जाएगा और कलर कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका कलर व्हाइट है, इसका ऑफ व्हाइट है। Which consists mainly of water with many substances dissolved in, इसमें बहुत कुछ होता है। Plasma contains 90% of water, proteins, digested food, common salt, waste products like carbon dioxide and urea। जितना हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू वेस्ट निकलता है, यूरिन के अंदर सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें यूरिया भी होता है, डिजॉल्व्ड सॉल्ट भी होते हैं, अनवांटेड सॉल्ट भी होते हैं। जितना हमारा वेस्ट यूरिन के थ्रू निकलता है वो ब्लड और प्लाज्मा की वजह से निकलता है, जो लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। आगे एक लाइन अच्छा, एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स तक मार्क करो, आगे भी मार्क करना पड़ेगा। प्लाज्मा कैरीज ऑल दीज डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लास्ट लाइन मार्क नहीं करनी, खाली पढ़ लो। प्लाज्मा के अंदर ही रेड ब्लड सेल्स भी है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं और प्लेटलेट्स, सब इसके अंदर, ये तीनों इसके अंदर क्या है, डूबे पड़े हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। अगला है जी रेड ब्लड सेल्स। इट इज विच कलर, ये रेड कलर का है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड, ये डिफरेंस भी बन जाएगा आपका, ये लिक्विड पार्ट, ये हीमोग्लोबिन पार्ट, ये कलरलेस, ये रेड, ये CO2 कैरी करता है, ये O2, और जब मन करेगा तो वो भी कैरी कर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड देम, एक लाइन छोड़ के, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। नीचे एक बोर्ड लाइन से पहली वाली लाइन, रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप, रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस और दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग, ये ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते। ईच रेड ब्लड सेल लिव्स फॉर अबाउट 4 months। ठीक है, और ये 4 months के आगे जिंदा नहीं रहते, पर ये जब हमारी बॉडी से निकलते हैं तो ये दोबारा बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो विद इन कुछ दिनों में ये ब्लड हमारे दोबारा बॉडी में बन जाता है। पहले ऐड करोगे, साइन में चेंज करना, किसी की भी साइन चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा रखो। ऐड का मतलब प्लस करना नहीं होता, जो साइन कह रहा है वैसा करना होता। अब आता है जी प्यारा सा व्हाइट ब्लड सेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड की है। किसी को पता है क्या करता है ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी है, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? इन्फेक्शन और जर्म से। ठीक है जी, तो हमारी बॉडी में कोई भी खाना पीना खाते हैं गलत चीज का, तो पॉइजनिंग या इन्फेक्शन या जर्म्स होते हैं, उनको ऑटोमेटिक कौन किल करता है? तो ये इम्यूनिटी पैदा करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन पे डिपेंड है, व्हाइट ब्लड सेल्स पे। जिनके व्हाइट ब्लड सेल्स कम होंगे उनकी इम्यूनिटी भी वीक होगी, सिंपल, और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन से बीमार होते होंगे। मार्क करो, व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। This is because white blood cells help to fight against germs and other foreign bodies which causes diseases. Next page, white blood cells are also called soldiers of the body. This is because they protect the body from attack of diseases, disease causing germs and other harmful foreign material. अब आता है जी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है ब्लड क्लॉटिंग रोकना कि ब्लड क्लॉटिंग करना। ब्लड क्लॉटिंग रिकवरी नहीं करता। रिकवरी किस सेंस में कह रहा है? हाँ, वुंड रिकवर करता है, बीमारी नहीं। बीमारी को ये रिकवर करेगा। जब भी कोई चोट लगे थे, खून आता है, आता नहीं रहता, वो जम जाता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से जम गया, उसको सॉलिड कर देता है ये, वरना ब्लड लॉस होता रहेगा। तो ये ब्लड लॉस से प्रिवेंट करता है, ब्लड को जमा देता है क्लॉट, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर। जैसे कोई वुंड हुआ, ब्लड आएगा, ये इकट्ठे हो जाएंगे और क्या करेंगे? और क्या काम करता है ये? एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, जब किसी बंदे को डेंगू होता है तो कहते हैं उसके सेल कम हो गए, वो प्लेटलेट सेल होते हैं, उसका काउंट 40,000 से कम हो जाएगा तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। नॉर्मल हमारे अंदर 1.5 लाख से ऊपर है ये सेल्स, 1.5 लाख से ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। जब डेंगू मच्छर काटता है तो बीमारी डेंगू होती है, तो डेंगू होने से सबसे ज्यादा अटैक इस पे होता है, प्लेटलेट्स पे, और ये कम होना शुरू हो जाते हैं।
तो जब ये कम होंगे हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, हम थके थके रहते हैं, हमको पेन सी होती है। और डेंगू की कोई दवाई नहीं है, आपको पता हो आज की डेट में इंडिया में, बाहर का पता नहीं मेरे को, इंडिया में कोई दवाई नहीं है। तो डेंगू ठीक कैसे होता है? डेंगू में हमको कौन सी दवाई मिलती है? डेंगू में हमको बुखार चढ़ता है तो फीवर की दवाई जो पैरासिटामोल क्रोसिन खाते हैं वही देते हैं। वीकनेस की दवाई दे देते हैं कि ताकत है बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं। डेंगू का एक मात्र 2 इलाज है। सबसे पहले अगर तो आपके सेल 1 लाख हो गए, 1.25 लाख है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो आप लिक्विड बहुत सारा इनटेक करोगे, बहुत लिक्विड पियो। कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब वो जूसेस को कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक तो मना करते हैं, फ्रेश जूस जो दुकान से मिलता है वो पैक जूस नहीं, वो तो जूस पियो, लेमन वाटर पियो, नारियल पानी पियो, पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो। जितना आप लिक्विड इनटेक करोगे तो उतना प्लाज्मा रोटेट करेगा, प्लेटलेट्स रोटेट करेंगे, और जो डेंगू का इन्फेक्शन है वो यूरिन के थ्रू वॉश आउट होता रहेगा। तो बहुत लिक्विड पीने से डेंगू ठीक हो जाता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद करके देखा किसी के साथ, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा, सेल बढ़ ही नहीं रहे, 40,000 से कम हो गए हैं, तो एक हेल्दी पर्सन जिसको डेंगू नहीं है और उसको ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई HIV नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई शुगर वगैरह की BP की प्रॉब्लम नहीं है, उस हेल्दी बंदे की प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट नहीं करते। ब्लड का काम क्या होगा? कोई काम नहीं है, तो प्लेटलेट्स ही डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट से कोई फायदा नहीं होगा। ब्लड डोनेशन कभी कराई तुमने? तुम तो बच्चों ने क्या कराई होगी, कॉलेज में कराओगे तुम लोग, कॉलेज में कैंप लगेगा तुम्हारे लोगों का। तो ब्लड डोनेट करने में कितनी लगती है पता तुम? 10 मिनट, क्योंकि 1 लीटर लेना होता है, एक बैग भरता है, 10 मिनट में उसके फ्रूटी और सैंडविच मिलता है, वो खा के आ जाते हैं हम लोग। प्लेटलेट्स डोनेट करने में कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। खतरनाक काम। मैंने कराया है, मैंने लाइफ में एक बार मेरी कजन को हुआ था, उसको मैंने कराए थे। तो मैं तब कॉलेज में था, उन्होंने मेरे को उठा दिया, ब्लड के बगल चैम्बर बने हुए हैं, लोग ब्लड डोनेट करें, मेरे को वहाँ लेके नहीं गए, मेरे को दिखा दिया, और मेरे को अलग से पर्सनल कैबिन मिला, VIP रूम, वहाँ TV लगा हुआ है। और जिस टाइम मैंने किया था उस टाइम इंडिया में टच स्क्रीन के फोन नहीं होते थे, बटन वाले फोन होते थे। लेकिन जिस कमरे में मेरे को उठाया गया था और बेड के ऊपर एक स्क्रीन थी, यहाँ तो TV था, TV में मूवी लगा दी उन्होंने, यहाँ पे एक लैपटॉप स्क्रीन थी हवा में, वो टच स्क्रीन थी, मतलब वो इम्पोर्टेड मशीन थी। और उस टाइम इंडिया, आज तो बहुत जगह है, उस टाइम इंडिया में सिर्फ, पूरे इंडिया में नहीं, दिल्ली में सिर्फ 4 हॉस्पिटल में ये मशीन थी। तो मेरे को उस जगह भेजा गया स्पेशल, क्योंकि अर्जेंसी थी। तो उन्होंने मशीन में, मतलब कि मैं खुद लगा, मतलब ऐसा कि स्क्रीन पे हाथ लगा रहा है बंदा और फंक्शन हो रहे हैं। तो मैंने पहली बार लाइफ में टच स्क्रीन एक बड़ी सी स्क्रीन पे देखा था, प्रोजेक्टर पे, तब मोबाइल भी नहीं आया था। तो उन्होंने कर करा के वो किया। तो मेरे को 2 उन्होंने बैग्स दिए, एक आर्टरी में लगा दिया और एक वेन में लगा दिया। आर्टरी से ब्लड निकाला, पहले प्रॉपर ब्लड दिखा मेरे को, बैग में इकट्ठा हुआ। उस बैग से दूसरे बैग में प्लेटलेट्स निकल रहे थे, मैंने प्लेटलेट्स देखे, सेल देखे मैंने बाई चांस। प्लेटलेट कलर इस कलर का था, ये ऐसे नहीं, ऑफ मतलब स्किन कलर का प्लेटलेट्स से वो ब्लड में से निकल के दूसरे बैग में अपने आप निकल रहे हैं, मशीन से निकल रहे हैं। फिर बचा कुचा ब्लड मेरी बॉडी में वेन्स के थ्रू वापस डाल दिया। इस 3 घंटे लगे। मैं मूवी देख के सो गया था, पर जब मैं उठा, मैंने टाइम देखा, 2.5-3 घंटे लग गए थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को थर्मोकॉल के बैग में बर्फ डाल के पैक करके दिया कि जाते ही इमीडिएटली इसको डोनेट, जिसको देना है दे दो, क्योंकि फिर ये खराब हो जाएगा, क्योंकि सेल बॉडी से बाहर आ चुका है, डेड हो जाएंगे सर, फिर दोबारा लेने पड़ेंगे, फायदा नहीं है। तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स का फायदा। मार्क करो, प्लेटलेट्स हेल्प कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग in a cut or wound. For example, when a cut or wound starts bleeding, then platelets help clot the blood, due to which further bleeding stops. यहाँ पे डेंगू के बारे में बात नहीं, यूला की मिल जाएगी आपको। बड़े का साइन नहीं चेंज करना है, पहले इसमें कॉमन ले, ठीक है। हाँ तो ये इसको प्लस कर, इसको माइनस कर, इसको प्लस कर, और सेकेंड डिवीजन के नीचे वाले साइन लियो, सेकेंड डिवीजन के नीचे वाला साइन कंसीडर करिए, ऊपर वाला नहीं। फंक्शंस ऑफ ब्लड सारे सातों के सातों पॉइंट मार्क करो, रीड करो, कोई चीज पूछनी तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी लाइन के वर्ड तंग करे बताओ, फिर मैं ह्यूमन आर्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। 15-20 मिनट ह्यूमन आर्ट खत्म हो जाएगा, फिर 2 क्लास के चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज क्या है, वेडनेसडे,
सैटरडे को खत्म कर देंगे, थर्सडे और सैटरडे 2 क्लास में चैप्टर खत्म। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में होते हैं, एक्सोक्राइन बॉडी में होते हैं, एक ब्लड में होते हैं, एक विदाउट ब्लड होते हैं, एक ब्लड में होते हैं, बाकी हर जगह होते हैं, सेल्स में होते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, अभी तो नहीं आएगा। हाँ क्या लिखा है बताओ? हार्मोन्स के लिए हमको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, उसमें हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल के कहाँ जाते हैं? ब्लड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लड में नहीं जाते, वो सीधा डक्ट में जाते हैं। अगली बार पढ़ाएंगे आपको अगले चैप्टर में। 2 तरह के एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़े थे ना, तो जो ब्लड में जाते हैं एंडो, ब्लड में एंटर कर रहे हैं। जो ब्लड में नहीं जाते वो कौन से हैं? वो डायरेक्टली हमारे उसमें टिश्यू में चले जाते हैं डक्ट के थ्रू, ये पढ़ाएंगे। तो ये ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सारे हार्मोन्स का नाम पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे, वो याद करने हैं। स्टैट्स खत्म है, 10 मिनट का रह गया, बस मोर लेस देन का होमवर्क करके आना, वरना मोर देन समझ नहीं आएगा, क्योंकि मोर देन का अलग सिस्टम है। तो लेस देन होगा तो कंपैरिजन करने में इजी होगा आप लोग को। तो मोर देन पढ़ लेंगे, मोर देन 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम करोगे, आधे घंटे में खत्म। फिर हम ट्रायंगल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल की 3 एक्सरसाइज है बस, तो एक तो आज खत्म ही हो जाएगी। फर्स्ट वाला तो और थ्योरी की है, और सेकंड का थ्योरम करा दूंगा बीपीटी। क्या नहीं, इसी में जानते शिवदास की प्रैक्टिस अलग से कर देना। हाँ तो या तो एक काम करो अलग ले आओ, या कई बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक ही लिस्ट चलते ध्यान दे रहे हैं चैप्टर वाइज, जो मैं करा रहा हूँ घर में अलग रजिस्टर शिवदास अलग से करते जा रहे हैं उसमें। ये भी तरीका सही है, जिसको ऑल्टरनेट करना है वो अलग रजिस्टर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो शिवदास करेगा, जो ऑल्टरनेट लेके आएंगे ट्रायंगल्स के अलग से, वो शिवदास इसी में करते रहो, स्टार्ट चलता रहेगा। कई लोगों ने सिर्फ क्लास वर्क का बना रखा है, स्टार्ट का ट्रायंगल स्टार्ट कर देंगे तो घर में रजिस्टर चलता रहेगा, उसमें शिवदास करते रहो अलग, जितने मर्जी। अब तो मैथ्स पढ़नी जितने मर्जी ना हो, पर चैप्टर के नोट्स ना अलग हो, स्टैट्स के अलग, ट्रायंगल्स के अलग, खासकर ट्रायंगल्स के, क्योंकि ट्रायंगल्स एक ज्योमेट्री का चैप्टर है, उसमें नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि जब आप भूल जाओगे उसमें हर क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट होगा, तो नोट्स में गिवन टू प्रूव सॉल्यूशन होगा, वो कई जगह लर्न करना है, कई जगह समझना है, बार बार याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। नोट्स गुम गए तो ट्रायंगल्स खराब हो गया। भाई मैथ साइंस को अलग करो, मैथ्स को भी अलग करो, जो दिन में पढ़ रहे हो, जो शाम को पढ़ो, अलग अलग करो, वरना कुछ नहीं मिलेगा बाद में। फाइनल में रो पड़ेगा सर मैं आप क्या करूँ, और इतना टाइम होगा नहीं कि पूरा सर का रजिस्टर मेंटेन, और कोई देगा भी नहीं, सबको अपना पढ़ना होगा। अभी से रजिस्टर अपने मेंटेन करना शुरू करो, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे बाद में। पढ़ लिया जी। अब हम शुरू करते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस में ब्लड ट्रांसफर करता है, और ब्लड ट्रांसफर करने के लिए हमारी 3 वेसल्स काम आते हैं। जैसे जाइलम वेसल, फ्लोएम वेसल था, हमारी बॉडी में 3 वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो फटाफट समझेंगे, इजी है। डायग्राम बुक में दिख रहा है आपको ब्लड का और हार्ट का, ये डायग्राम इससे बेटर एनसीईआरटी में है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कंपेयर करना, ये अच्छा लगे तो ये लर्न कर लेना, एनसीईआरटी का अच्छा लगे तो वो लर्न कर लेना। एक लर्न करना है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये बनाने को भी आता है, बना बनाया भी आता है, और इसकी बना बनाया आएगा तो लेबलिंग करके फंक्शन बताने को आएगा, लेकिन बनाने को भी आता है। डायग्राम इजी नहीं है, इसको इजी टर्म्स में कन्वर्ट मैं कर दूंगा। मैं ऐसा डायग्राम नहीं बना रहा, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए बनाऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन इनटेक करी, ऑक्सीजन इनटेक करके कहाँ गई, लंग्स में गई। तो लंग्स के अंदर O2 पहुंच गई। O2 से क्या, O2 लंग्स के थ्रू निकलेगी, तो लंग्स में से जो O2 निकल रही है वो निकल के पहुंचेगी हार्ट में, और इस वेसल का नाम है, कौन सी वेन है ये? तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन एंटर करती है हार्ट के अंदर, वो क्या लेके आ रही है? O2, या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या O2 गैस, या प्योर ब्लड भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं, प्योर ब्लड भी क्या बोल रहे हैं?
क्यों है ही नहीं सी आज छुट्टी ले आया तेरे को मैं क्या वेट कुछ वेट नहीं करनी जिना मिले ले आओ चुपचाप ऐसे घर आके ले लो डोर बंद करो। पल्मोनरी वेन क्या नाम है इसका? ये O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 गैस या प्योर ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, ये कहां पे लेके आया? हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट और हार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। ये आपका है लेफ्ट आर्ट्रियम। वेन्स हमेशा आर्टरीज में जाती हैं। ठीक है जी, लेफ्ट आर्ट्रियम दिख गया। सबसे बीच में ये जो दीवार है इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या काम है? ये कार्टिलेज बोन है, सॉफ्ट बोन है। हार्ट के अंदर भी एक बोन है सॉफ्ट सी, क्या नाम है इसका? सेप्टम। ये क्या करती है? लेफ्ट वाला सामान और राइट वाला सामान क्या करती है? अलग। क्योंकि लेफ्ट के दोनों चैम्बर्स में हम सिर्फ O2 में डील करने वाले हैं और राइट के दोनों चैम्बर्स में क्या डील करने वाले हैं। तो अगर सबका फंक्शन पूछा जाएगा, पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना हार्ट के अंदर, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। फिर सेप्टम का काम है तो डिफरेंशिएट या सेपरेशन ऑफ O2 ब्लड एंड CO2 ब्लड। अगर सेप्टम ना हो और ये मिक्स हो जाए तो क्या होगा? क्या दिक्कत हो जाएगी? O2 ये पहुंचनी है सेल तक। सेल में क्या है? ग्लूकोज। क्या पड़ा यहाँ पे? खाना खाया था ना, उससे ग्लूकोज आ गया और ग्लूकोज में O2 पहुंची जाएगी। फिर क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी। तो अगर O2 नहीं पहुंची, मिक्स होके पहुंची CO2 के साथ, CO2 का मिक्स मतलब कम O2, तो एनर्जी क्या बनेगी? कम। तो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। तो सही से एनर्जी बनने के लिए सिर्फ O2 पहुंचनी जरूरी है। तो ये मिक्सचर को बचाने के लिए हार्ट में ऑटोमेटिकली क्या लगा हुआ? सेप्टम। अब लेफ्ट आर्टरियम में O2 पहुंच चुका है। फिर O2 यहां से निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। बीच में बना हुआ है एक वॉल्व। क्या काम है इस वॉल्व का? सही बोल रहा है। हमारा हार्ट एक पंप की तरह एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब वो एक्सपैंड हुआ तो O2 यहां से यहां एक्सपैंड हुआ तो वॉल्व क्या हो गया? खुल गया और O2 यहां से ऑटोमेटिकली यहां पे आ गई। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वॉल्व ना होता, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो ये वॉल्व क्या हो जाता है? बंद। इससे ये वाली O2 जो यहाँ पे पहुंच चुकी है वापस नहीं जाएगी। अगर ये वॉल्व ना हो और कॉन्ट्रैक्शन में स्क्वीजिंग होती है तो ये O2 वापस भी तो जा सकती है और वापस जाएगी तो यहाँ तक पहुंच जाएगी। उधर से और एक O2 आ रही है, जाम लग जाएगा, हम मर जाएंगे। O2 आगे जाम लगता है ना, यहाँ से भी ट्रैफिक, यहाँ से भी ट्रैफिक, वो वाला काम हो जाएगा। तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है? वॉल्व। एक्सपेंशन में ये खुल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन में ये बंद हो जाएंगे। इनका काम सिर्फ ये है। फिर O2 कहां पहुंच गई? लेफ्ट। यहां से एंटर करने में वेन्स थी आर्टरियम में, वेंट्रिकल से अटैच है आर्टरी। और ये मोटी, ये पतली होती है और ये मोटी होती है। इस आर्टरी का नाम है मेन आर्टरी या आउटा। मेन आर्टरी या आउट। और इसकी शेप, इसका साइज थिक होता है। ये मैंने पतली बनाई है। इसके अंदर भी क्या है? O2 ही है। ये हर बॉडी सेल तक O2 को लेके जाएगी। तो वेंट्रिकल से आर्टरी अटैच है, आर्टरियम से वेन्स, उल्टा। ठीक है जी। अब ये मोटी है, ये पतली क्यों है? यस, हार्ट एक पंप है जो बहुत तेज प्रेशर से ब्लड को निकालेगा यहां से। अब एक क्वेश्चन, लंग से यहां गई, ऐसे होती हुई यहां गई, ऐसी होती हुई यहां पे, डायरेक्टली आ जाए यहां पे। हार्ट की जरूरत ही क्या है? रास्ता तो यही है ना, यहां से जाना कहां था? इधर। तो ऐसे जाओ ना। व्हाई दिस ये जिगजैग जिगजैग, इतना लंबा रास्ता। हमारी बॉडी का साइज क्या है? बहुत बड़ा। हम जो सांस लेते हैं तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट पे लेते हैं, स्लो लेते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी तक ये वेन्स या आर्टरीज नॉर्मली ब्लड
नहीं पहुंचा सकती। हार्ट के अंदर डालने का एक ही रीजन होता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर जब एक्सपैंड करता है, ये इतनी तेज प्रेशर से ब्लड को फेंकता है कि वो पूरी बॉडी तक रगों में दौड़ना शुरू हो जाता है। अगर हार्ट नहीं होगा तो बॉडी के हर पार्ट तक आर्टरीज ब्लड को लेके नहीं आ पाएंगे। सिर्फ एक ही काम है हार्ट का, प्रेशर बनाना। घर में पानी का पंप होता है, वो प्रेशर से पानी के ऊपर फेंकता है, छत तक चला जाता है। तो पंप, हार्ट को भी पंप इसलिए बोलते हैं, ये प्रेशर डेवलप करता है। अर्थ क्या कह रहा है? अच्छा, तो अगर हार्ट नहीं होगा तो प्रेशर मेंटेन, बिल्डअप नहीं होगा और हर जगह पे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अब फिर इसी वजह से ये मोटी रखी है, क्योंकि जब हार्ट से बाहर निकलना है ब्लड को, अंदर जाने के लिए प्रेशर नहीं चाहिए, नॉर्मली जा रहा है, लेकिन बाहर निकलने के लिए प्रेशर क्या होता है? बहुत तेज। तो अगर वेन्स के थ्रू बाहर, यहाँ पे आर्टरी लगा के वेन्स लगी होती है, तो वेन्स पतली होती है, वो फट सकती है, बर्स्ट हो सकती है। तो वेन्स इतनी पतली होती है कि वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। समझ आ रहा भाई? इसलिए आर्टरी लगाई है यहाँ पे कि ये मोटी होती है, थिक होती है और ये प्रेशर को हैंडल कर लेगी। जब अंदर एंटर करेंगे हमेशा हार्ट में, जब भी, चाहे यहां से चाहे यहां से, एंटर कौन करता है? वेन्स। लेकिन निकलता कौन है? एग्जिट में आर्टरी, क्योंकि प्रेशर के साथ निकाला जाएगा। अब यहां से O2 निकला प्रेशर के साथ और सारे बॉडी सेल्स से पहुंच गया। ग्लूकोज यहां पड़ा ही था, प्लस क्या पहुंच गया, तो क्या बना? CO2, H2O और 38 ATP एनर्जी। हमें सिर्फ ये चाहिए अभी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। H2O नेक्स्ट में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। तो ये CO2 सेल से निकली और ये वापस से कहां पहुंचेगी? हार्ट के अंदर, यहां पे। और ये कौन लेके गया है? नहीं, मेन वेन। मेन वेन, देखो सेल से मेन आर्टरी और सेल से मेन वेन कनेक्टेड है। याद करने का तरीका, सेल से सिर्फ मेन आर्टरी और सेल से सिर्फ मेन वेन कनेक्टेड है। इसका दूसरा नाम वेना कहवा, उसका आउटा, ठीक है जी। ये मेन वेन दोबारा से निकल के कहां गई? राइट। अगर वेन है तो कहां जाएगी? आर्टरियम में ही जाएगी। और ये क्या लेके जा रही है? CO2, CO2, CO2 अंदर पहुंचाई CO2, तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। और ये हेमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है, ये प्लाज्मा की वजह से। क्लियर है? फिर ये वही वॉल के थ्रू, वॉल एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, ओपन, बंद, बैक फ्लो से बचाएगा। फिर ये CO2 लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल में पहुंची और यहां से एग्जिट में कौन होगा? आर्टरी, क्योंकि अब तो प्रेशर अंदर जाने के लिए वेन, बाहर निकलने के लिए आर्टरी। ये CO2 आर्टरी के थ्रू बाहर निकलेगी, वापस कहां जाएगी? लंग्स में बाय पल्मोनरी। तो लंग्स से कनेक्टेड है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, और इससे कनेक्टेड है। तो जो को बच्चे कहते हैं ना आर्टरी तो O2 कैरी करती है, वेन CO2, ऐसा नहीं है। यहाँ तो वेन भी O2 कैरी कर रही है और वेन CO2 भी कर रही है, आर्टरी O2 भी कर रही है, आर्टरी CO2। आर्टरी दोनों काम करती है, O2 भी और वेन भी। बस आपको नाम याद करना है, पल्मोनरी वेन सिर्फ O2 कैरी करेगी, पल्मोनरी आर्टरी CO2, मेन वेन CO2, मेन आर्टरी O2। तो ये लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा याद करना है। इसका डायग्राम बुक में बना हुआ है ऐसा वाला, सेम ये वाला। तो यहां से CO2 कहां पहुंची? यहां पे। फिर से वही मोटी है पतली, ठीक है। ये कंप्लीट काम करता है हार्ट। अभी तक एक काम रह गया, कैपिलरी, वो कहाँ है? वही कह रहा हूं। लंग्स से एल्वियोली ने ब्लड दिया वेन को, बीच में कौन है? कैपिलरीज। ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। यहां पे कौन है? यहां पे कौन है? यहां पे कौन है? यहां पे कौन है? फिर यहां पे और यहां पे। जहां जहां कनेक्शंस है वहां बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में कौन है? कैपिलरी। और कहीं पे आर्टरी और वेन भी कनेक्टेड होंगे ना, तो बीच में कौन होगा? ये छोटी छोटी आपको हाथ में दिखती भी है, बहुत छोटी छोटी पतली पतली नर्व्स होती है ये, और ये आर्टरी वेन को या सेल्स को कनेक्ट करती है आपस में।
ये आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है। कुछ पूछना है? इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज करो, बिल बना हुआ है ये सेम, नीचे दिख गया ये डिट्टो सेम। एक बार देख लो, कुछ चीज रह गई है तो बता देता हूँ, फिर मैं छुट्टी करूंगा। वो वाला हो गया 152 वाला, बताओ इक्वेशन बन गई है। ये कैसे बनाई तुमने? तो यहाँ से ये क्या किया है? एक्स वाई ठीक है ना, कोई मतलब वो इक्वेशन को दिखा रहा है। y इक्वल टू 20/x कर दे, यहाँ से यहाँ पुट कर दे, x वैसे का वैसे ही, y की जगह क्या आ गया? अब एलसीएम ले, सुपर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर लिया x² माइनस एक्स, स्प्लिटिंग मिडिल आती है वो का। कोई डाउट? डायग्राम पढ़ो तसल्ली से, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम। मार्क में परसों करा दूँ, कल शाम को क्लास में करूंगा। कुछ पूछना तो बताओ। जॉइंट कनेक्शन करना अभी यहाँ नहीं होगी कैपिलरी, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आर्टरी होगी, यहाँ भी नहीं होगी क्योंकि प्रेशर बहुत तेज होगा, कैपिलरी तो फट जाएगी, डायरेक्ट होगा। आर्टरीज वेन्स को, ऑर्गन्स को, सेल्स को कौन ज्वाइन करता है आर्टरी वेन से? ये छोटी छोटी होती है, आर्टरीज एक बहुत बड़ी लंबी होती है, ये जरा सी होती है। वेन भी लंबी होती है लेकिन पतली होती है। आर्टरी भी दिखती है, वेन भी दिखती है। तेरे को पता कैसे आर्टरी कौन सी, वेन कौन सा है? तू नहीं पहचानता, नर्स को पता होती है। हम इसको एक ही मानते हैं, इसमें दोनों दिखती है हमको। यहाँ पे हाथ में ना, एक जगह वेन है, साथ में आर्टरी होती है, दोनों साथ में चल रही है। एक ब्लड देख, ब्लड हार्ट से बना, एक ब्लड लेके आ रही है आर्टरी, एक वेन वापस लेके जा रही है। तो हर सेल में आर्टरी भी जुड़ी है, हर सेल वेन भी जुड़ी है, दोनों साथ चल रही है पैरेलल। हमें एक जैसी लगती है। तो जो मोटी होगी वो कौन सी होगी? आर्टरी। जो पतली होगी कौन सी होगी? वेन। सिंपल सी बात है। अगर डॉक्टर जब ब्लड लेता है सैंपल के लिए, वो वेन से लेता है कि जो नर्स लेती है वो आर्टरी से लेती है? वेन से लेती है। वेन में प्रेशर क्या होता है ब्लड का? कम। आर्टरी में क्या होता है? ज्यादा। तो वेन से लेती है प्रेशर, वो इंजेक्शन निकालती बंद हो जाता है ना अपने आप। आर्टरी से लेगी तो निकलता रहेगा बहुत देर तक, इतना तेज प्रेशर होता है उसके अंदर, तो वो बाहर निकल जाएगा, ऐसे फुहारे की तरह निकलेगा। तो नर्स को पता होता है, सिखाया गया कि वेन कौन सी, आर्टरी कौन सी, उनको सब पता होता है। उनको आर्टरी मिल भी जाएगी ना, तभी आर्टरी में सुई नहीं घुसाएंगी वो वेन ढूंढने की, जब तक मिलेगी ढूंढती रहेंगी वो। तो वेन मिलेगी, वेन से ही ब्लड निकाला जाएगा। आर्टरी से तो हाँ, अगर बहुत ब्लड चाहिए डोनेशन के लिए तो आर्टरी में डालो, बहुत तेज निकलेगा फटाफट से, प्रेशर बहुत तेज है उसके, हार्ट ने मेंटेन। ठीक है जी, इसको इन डिटेल कल रात को पढ़ेंगे।